ओके, हाय एवरीवन, हेयर इज रश्मि। चलिए आज हम लोग कुछ अच्छा सीखते हैं, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो आप कहेंगे कि मैम व्हाट इज दिस, तो पहले हम लोग समझेंगे कि कंस्ट्रक्टर का काम क्या है। ठीक है, उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर का नाम समझ लेंगे और एक एक करके सारे कंस्ट्रक्टर को विथ एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे। इसके लिए जरूरी है कि आप लगातार वीडियो देखते रहिए। ठीक है, तो सवाल उठता है, सबसे पहले तो हमारे आपके दिमाग में आया होगा कि ये कंस्ट्रक्टर क्या बला है, इसका क्या जरूरत है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है अपने प्रोग्राम में। तो देखिए, पिछले जब अभी तक के जितने भी वीडियो हमने बनाए उसमें आपको क्या बताया मैंने कि आप यूजिंग क्लास एक ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट के डेफिनेशन के बाद नाउ यू कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट, राइट। तो जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के लिए क्या होता है, मेमोरी लोकेट होता है। पर मेमोरी लोकेट होने का मतलब क्या हुआ कि क्लास के डेफिनेशन में जितना डेटा मेंबर आपने डिफाइन किया है उस ऑब्जेक्ट के लिए उतने डेटा मेंबर के लिए मेमोरी लोकेट होता है। यू नो इट, यू अंडरस्टैंड इट, ओके, आप समझते हैं। लेकिन हमने अभी तक कतई बिल्कुल इस बारे में बात नहीं किया कि वो जो डेटा मेंबर आपका ये मेमोरी लोकेट हुआ उसमें डेटा कब इनिशियलाइज होगा। तो देखिए, आपका डेटा अभी तक आपने इनिशियलाइज नहीं किया था। अगर आप चाहें कि एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ठीक ना, एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन अगर आप चाहते हैं कि हमारा डेटा मेंबर इनिशियलाइज हो जाए, इसका मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट क्रिएशन के साथ साथ मेमोरी लोकेशन के साथ साथ, ठीक ना, उसमें कुछ इनिशियल वैल्यू भी असाइन हो जाए, तो ये काम संभव है विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर। वेरी इजी, नहीं समझ में आया, परेशान नहीं होना। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इसके लिए एक एग्जांपल लेंगे। ठीक, तो चलिए हम सेम एग्जांपल लेते हैं जो अभी तक आपको बताया है मैंने। तो अभी तक जो आप पढ़े थे उसमें क्या पढ़े थे कि क्लास आप बनाते हैं। ठीक है, तो क्लास बनाने के लिए आप क्या करते हैं, क्लास का नाम लिख देते हैं। ठीक है, और चलिए जो कॉम्प्लेक्स मैंने क्लास लिया था वही मैं यहाँ पर भी ले लेती हूँ, एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ही डिफाइन करते हैं, जैसे 5 + 3i इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर में डेटा मेंबर क्या क्या है, तो आप कहेंगे मैम डेटा मेंबर एक रियल पार्ट है, तो मैंने यहाँ रियल लिख दिया, नाम कुछ भी हो सकता है। और दूसरा डेटा मेंबर क्या है आपका, इमेजिनरी पार्ट, मैंने प्यार से यहाँ लिख दिया। अब खास बात क्या है कि यहाँ पर मैं इसको क्या करती हूँ, क्लोज भी कर देती हूँ इस डेफिनेशन को, ठीक ना, क्लास को क्लोज भी कर दिया। तो अब इधर मैं बनाती हूँ क्या, चलिए मेन बनाते हैं हम लोग। मेन के अंदर आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं, है कि नहीं। अब ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, तो आपको याद होगा ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, क्लास का नाम लिखते हैं और ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं। वेरी सिंपल ना। तो यहाँ पर भी हम लोग क्लास का नाम लिखेंगे, तो क्या लिखा है हमने, क्लास का नाम कॉम्प्लेक्स। अच्छा, कॉम्प्लेक्स लिख करके अगर मैंने C1 लिखा तो इसका मतलब क्या हुआ, तो आप कहेंगे कि मैम इसका मतलब सिंपल ये हुआ कि C1 के लिए एक मेमोरी लोकेट होगा, जैसा कि यहाँ मैं एक बॉक्स बना देती हूँ, देयर इज C1, क्लियर। अब इसमें क्या हो रहा है कि एक रियल पार्ट और दूसरा क्या हो रहा है, इमेजिनरी पार्ट आपका असाइन हो गया है ना। लेकिन ध्यान से समझिए इस बात को, यहाँ पर ध्यान दीजिए। यहाँ खास क्या है कि जब इस वक्त ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो यहाँ क्या हुआ है, वैल्यू की कोई चर्चा नहीं हुई है, सिर्फ मेमोरी लोकेट हुआ है। तो यहीं पर आपके कंस्ट्रक्टर का रोल आता है, ठीक ना, कि अगर आप चाहते हैं कि जिस समय ऑब्जेक्ट मेरा क्रिएट हो ठीक उसी वक्त, ठीक ना, ठीक उसी वक्त उसी के साथ मेमोरी लोकेशन के साथ साथ मेरा क्या हो, कुछ इनिशियल वैल्यू भी रियल या इमेजिनरी में असाइन हो जाए, तो वैसे उस व्यवस्था को कैसे फुलफिल करेंगे, इसके लिए आपको C++ क्या देता है, कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट देता है। तो सच कहिए तो ये कंस्ट्रक्टर कुछ और नहीं है, ये फंक्शन ही है जिसका काम क्या होगा, क्लास के डेटा मेंबर के वैल्यू को इनिशियलाइज करना। मेरी बात समझ में कुछ कुछ आ रही होगी आप लोग को, है ना, नहीं भी आ रही तो परेशान मत होइए, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। ठीक, तो जैसे अभी मैंने बोला कि C1 जब अपन लिखते हैं तो ये अभी सीन है, लेकिन अब हम लोग चाहते हैं कि इसमें एक इनिशियल वैल्यू आ जाए। ठीक, तो इसमें इनिशियल वैल्यू कब आएगा जरा सोचिए, तो इसके लिए हमको बनाना पड़ेगा एक फंक्शन। अब सवाल उठता है कि ये फंक्शन कैसे बनाएंगे भाई, तो ये फंक्शन जैसे नॉर्मल जो फंक्शन बनता है वैसे ही बनेगा, लेकिन आपको ध्यान क्या देना पड़ेगा, फंक्शन के नाम पर, ठीक ना। तो फंक्शन के नाम पर क्या ध्यान देना है माय डियर, कि यहाँ पर जो फंक्शन का नाम होगा दैट वुड बी द क्लास नेम, ठीक ना, ये क्लास नेम का ही नाम फंक्शन का नाम होगा। मेरी बात समझ में आ गई
कि जो क्लास का नाम दिया है वही नाम फंक्शन का आप देंगे तो आपके सिस्टम का जो कंपाइलर होगा वो समझेगा कि ओ इट्स ओके, दिस इज नॉट नॉर्मल फंक्शन, दिस इज द टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर फंक्शन। अब ऐसा होने से क्या बात समझ में आ रही है, ये सब धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, घबराइए नहीं। तो चलिए पहले इस फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं। तो जैसे कॉम्प्लेक्स है, अब मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई ये जब रियल और इमेजिनरी इसमें कुछ वैल्यू चला जाए, चलिए इस समय हम चाहते हैं कि रियल में 5 चला जाए और इमेजिनरी में 3 चला जाए। तो मैंने क्या किया, रियल में 5 और इमेजिनरी में 3, दोनों स्टेटमेंट अलग अलग है, तो सेमीकोलन से टर्मिनेट करके दोनों स्टेटमेंट को हमने लिख दिया, वेरी सिंपल। तो आपको हो गया यस इट्स ओके। तो ये जो फंक्शन बन गया ये कॉम्प्लेक्स बना। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मतलब ये हुआ कि जब ऑब्जेक्ट आपका क्रिएट होगा, देखिए कंस्ट्रक्टर फंक्शन तो आपको समझ में आ गया, आपको हो गया यस इट इज वेरी सिंपल कि आपने ये बताया कि जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो उस समय सिर्फ मेमोरी लोकेट नहीं होगा बल्कि उसमें कुछ इनिशियल वैल्यू भी असाइन होगा। दिस इज द वर्क टास्क ऑफ कंस्ट्रक्टर, इट्स ओके फाइन। ये कब संभव होगा, जब कंस्ट्रक्टर फंक्शन आपका ऑब्जेक्ट क्रिएशन के वक्त ही कॉल हो। तो आपको हो गया यस राइट, यस गुड गुड। तो मैं भी यही कहने वाली हूं कि जब ये देखिए, एक तो इसमें पहली बात आपको ये याद रखना है कि इस फंक्शन का नाम सिर्फ और सिर्फ क्लास का ही नाम होगा, इस पे आपका कोई चुनाव नहीं है, क्योंकि यहाँ क्लास का नाम क्या है, कॉम्प्लेक्स, दैट इज व्हाई हियर इज द नेम ऑफ कंस्ट्रक्टर फंक्शन इटसेल्फ कॉम्प्लेक्स। एक बात तो आपको ये याद रखनी पड़ेगी। दूसरी बात, कंस्ट्रक्टर फंक्शन को बाकी फंक्शन की तरह अपन कॉल नहीं करते हैं, ये खुद ब खुद कॉल होता है। तो सवाल उठता है कब कॉल होगा, तो ये कॉल तब होगा जब आपका क्या क्रिएट होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। किसका, इस क्लास का, ठीक है ना। तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट आपने क्या क्रिएट किया, C1। तो जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो ये क्या होगा, कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल हो जाएगा। मेरी बात समझ गए आप। तो जब ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल हो गया तो अब क्या होगा कि सिर्फ मेमोरी लोकेट नहीं होगा बल्कि इसमें वैल्यू भी इनिशियलाइज होगा, क्या, 5 और 3। तो आप कहेंगे मैम ये बात तो आपकी अच्छी लगी मुझे सुन के, पर इज देयर एनी प्रॉब्लम। तो यस प्रॉब्लम, कुछ लिमिटेशन भी आपको याद रखना पड़ेगा। क्या, कि चूंकि कंस्ट्रक्टर फंक्शन तब कॉल होता है जब क्लास का क्या बनता है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट आप बनाते कहाँ है, तो मेन में। तो आप कहेंगे मैम जब कोई चीज मेन से कॉल हो रहा है इम्प्लिसिटली या एक्सप्लिसिटली तो उसको बनाना पड़ेगा पब्लिक। तो मैं कहूंगी यस वी हैव टू मेक दिस कंस्ट्रक्टर पब्लिक, यानी कि आपका जो कंस्ट्रक्टर होगा वो हमेशा क्या होगा, पब्लिक। अगर यहाँ पब्लिक नहीं लिखिएगा तो इट विल प्रोड्यूस कंपाइल टाइम एरर, इट इज वेरी सिंपल, ठीक है। तो याद क्या क्या रहा, देखिए पॉइंट नंबर 1, कंस्ट्रक्टर फंक्शन का नाम वही होगा जो क्लास का नाम है। पॉइंट नंबर 2, चूंकि कंस्ट्रक्टर तब कॉल होता है जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, तो ये चूंकि ऑब्जेक्ट क्रिएट हम मेन से करते हैं तो इसको क्या करना पड़ेगा, पब्लिक बनाना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3, कंस्ट्रक्टर फंक्शन को हम बाकी फंक्शन की तरह क्या करते हैं, कॉल नहीं करते हैं, ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है कब, जब हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। लास्ट पॉइंट आज के लिए, पॉइंट नंबर 4, कंस्ट्रक्टर फंक्शन कैन नेवर रिटर्न एनी वैल्यू। समझ रहे ना, हर फंक्शन आपका वैल्यू रिटर्न करता है लेकिन कंस्ट्रक्टर फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। मेरी बात क्लियर होगी। तो ये 4 पॉइंट आज के क्लास के लिए इंपॉर्टेंट रहा। वंस अगेन, कंस्ट्रक्टर फंक्शन का नाम वही होगा जो क्लास का नाम है। नंबर 2, कंस्ट्रक्टर फंक्शन तब कॉल होगा जब हमारा ऑब्जेक्ट कॉल होगा। नंबर 3, इट विल नेवर रिटर्न एनी वैल्यू। नंबर 4, इट विल बी ऑलवेज पब्लिक, नेवर बी प्राइवेट, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा मेन में क्रिएट होता है जो क्लास के आउटसाइड है। तो आज के लिए ये 4 पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। तो आप कहेंगे मैम ये तो मामला कुछ हमको गड़बड़ सा दिख रहा है, तो मैं भी एग्री होंगी। गड़बड़ कहाँ होगा, जब मैं यहाँ C1 लिखी तब तक तो अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर हमने यहाँ क्या लिख दिया, C2, ठीक है। तो C2 लिख दिया तो यहाँ क्या होगा, फिर से एक C2 ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी लोकेट होगा, तो होगा। और इस मेमोरी लोकेशन में क्या होगा, इसका भी 2 मेंबर होगा, वन इज रियल अनदर वन इज इमेजिनरी, है ना। तो रियल और इमेजिनरी इसमें भी 2 पार्ट होंगे। तो आपके लिए फिर यही कंस्ट्रक्टर सेम कॉल हो जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा 5 और इसमें भी क्या आ जाएगा 3। देखिए तो आप कहेंगे तब तो ये हर ऑब्जेक्ट में सेम वैल्यू लेगा, बिल्कुल लेगा। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा,
सबके लिए अलग अलग वैल्यू लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सबके लिए अलग अलग जब वैल्यू हम लोग लेंगे तो उसके लिए हम लोग पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। समझ में आ रही है हमारी बात? तो इसका मतलब आप कहने वाले हैं कि आप सोच रहे होंगे कि इसका मतलब कंस्ट्रक्टर के भी कई टाइप्स होते हैं। तो यस, रियली आपने बिल्कुल सही गेस किया है। कंस्ट्रक्टर हम लोग 3 तरह का पढ़ते हैं, ठीक है। नंबर 1 इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, नंबर 2 इज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, नंबर 3 इज कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो हम लोग 3 तरह का कंस्ट्रक्टर पढ़ेंगे, डिफॉल्ट, 2 पैरामीटराइज्ड एंड 3 पैरामीटराइज्ड, और 3 जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा, बोलिए, कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक ना। तो ये 3 तरह का मुख्य रूप से आपका कंस्ट्रक्टर होगा। तो आपके मन में तुरंत सवाल आया होगा कि ये किस तरह का कंस्ट्रक्टर है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक ना। जब आप फंक्शन में कोई पैरामीटर पास नहीं करते हैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन में, तो नाउ इट इज कॉल्ड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो आपको लग रहा होगा कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होगा। तो इट इज वेरी सिंपल कि जब आप हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग मेंबर डाटा चाहिएगा तो उसको हम लोग उसके लिए पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, ठीक है। तो हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं आपके साथ, है ना। आप, हमको पूरा उम्मीद है कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर नहीं भी आया है तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं, इसको 2 बार देख लीजिए, है ना। और समझ में अगर सच में आ गया होगा तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। और ये जो है हम लोग अगले क्लास में पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के साथ आपके साथ फिर मिलेंगे, ठीक है। तब तक टेक केयर, बाय, थैंक यू।